जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं ये तुलना कर रहा हूं दीमक की, टर्माइट की और एक देश के बड़े मंत्री की। मैं ये तुलना उनका अपमान करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता था और मैं मानता था बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बड़े अधिकारी रहे हैं, एम्बेसडर्स रहे हैं। उनके पिताजी भी बड़े मेधावी और बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हुआ करते थे। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था। मैं उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे दीमक होती है वो लकड़ी को बिल्कुल खत्म कर देती है और बिल्कुल उसका चूरा बना देती है, उसी प्रकार से उस विदेश मंत्री ने, जो एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, देश की विदेश नीति का बिल्कुल चूरा बना दिया और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। नाम इसलिए नहीं लूंगा कि कहीं तो जो आप समझ सकते हैं वो आप समझें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनका मैं बड़ा सम्मान करता था। मैं उनकी कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने दीमक की तरह देश की विदेश नीति को खत्म कर दिया। देखिए, विदेश नीति की मुख्य बात यह है कि आदमी को, व्यक्ति को अपने देश की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए और जिस देश से वो डील कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का अंदाजा होना चाहिए और तब संबंध स्थापित करने के लिए उस रणनीति और कूटनीति पे चलना चाहिए जिससे कि उस देश से संबंध अच्छे बन सके। जो नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज देश की विदेश नीति पूरी तरह से खत्म हो गई और हमारा कोई मित्र हमारे साथ नहीं खड़ा। जबकि आपने देखा, जब से हमारा देश आजाद हुआ, एक बड़ी मजबूत स्थिति हमारे देश की थी। हमारे देश का सब सम्मान करते थे। जब कोल्ड वॉर चल रही थी, रूस और अमेरिका, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, तब भी रूस भी हमारा सम्मान करता था और अमेरिका भी हमारा सम्मान करता था। ब्रेजनेव, खुर्शचेव भी हमारे देश को उतने सम्मान से देखते थे जितने अमेरिका के प्रेसिडेंट देखते थे। कारण यह था हमारी कुछ स्ट्रेंथ, हमारे देश की स्ट्रेंथ। हमारे देश की स्ट्रेंथ क्या है? पहली बात तो हमारे देश की स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है, जिसको कोई माने या न माने, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, ऐसी जनसंख्या जिसकी डिमांड पूरी नहीं हुई है, जो अभिलाषी जनसंख्या है, जो एस्पायरिंग पॉपुलेशन और मिडिल क्लास और ग्रोइंग पॉपुलेशन। बाकी देशों में जहां पॉपुलेशन रुक रही है, घट रही है, यहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो वी आर ए कंजम्पशन इकोनॉमी, ये हमारी। लेकिन इस प्रकार की इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि गरीब और मध्यम वर्ग के पास परचेजिंग पावर आए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। पिछले 11 साल में सारी वेल्थ जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई, क्रय शक्ति उनके पास चली गई, लेकिन वो क्रय कर नहीं सकते क्योंकि उनकी सारी डिमांड फुलफिल्ड है। तो जो अनफुलफिल्ड डिमांड की पॉपुलेशन है, जो 90% है देश के अंदर, उसकी आमदनी कम हो गई, तो वो डिमांड नहीं क्रिएट करेगा, तो हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी और हमारी जो अट्रैक्टिवनेस थी विदेश के लिए, वो खत्म हो गई। इसलिए वो महत्व अब आज की तारीख में हमको नहीं मिल रहा जो कि 2014 के पहले मिला करता था। अब देखिए, एक एक क्षेत्र को देखिए और उनकी मजबूरी देखिए कि इस बार के ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी गुट और कोई भी देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। देखिए, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी शक्ति है आज के तारीख में विश्व पटल पर, वो अमेरिका है और उसके सहयोगी। उन सहयोगी में मुस्लिम राष्ट्र भी हैं, सऊदी है, एमिरेट्स है, कतर है। ये मुस्लिम राष्ट्र जो हैं और जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। वजह आज के तारीख में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी के पास है विश्व के अंदर, अगर किसी कम्युनिटी के पास है, या क्रिश्चियंस के पास है, मुसलमानों के पास, हिंदुओं का पैसा नहीं है बहुत ज्यादा। अगर 700 करोड़ की पॉपुलेशन में मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, फिर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, फिर हिंदू पॉपुलेशन है, तो हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा तो है लेकिन उसका पैसा नहीं है। पैसा किसके पास है? पेट्रो डॉलर्स की वजह से गल्फ कंट्रीज के पास और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अमेरिका के पास या यूरोप के पास। हमारी जीडीपी और यूके की और फ्रांस की और जर्मनी की जीडीपी बराबर होगी, लेकिन पॉपुलेशन उनकी 1/7 भाग है, तो वो हमसे ज्यादा प्रॉस्परस हैं। तो एक अमेरिका विद
गल्फ कंट्रीज, एक चीन, एक रूस। सबसे पहले विवेचना करते हैं मुस्लिम राष्ट्रों की, जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पैसा उनके पास है, संसाधन उनके पास है, और ये देश हमेशा भारत देश के साथ, भारतवर्ष के साथ खड़े रहे, पिछले 75 साल में खड़े रहे। यासर अराफत पैलेस्टीनियन के साथ हमारे देश की जो मित्रता थी वो सबको पता है। इंदिरा जी को यासर अराफत अपनी बहन कहते थे। मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से जो गुट निरपेक्ष गुट में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट थे, यूगोस्लाविया थे, इजिप्ट था, मिस्र था और भारतवर्ष था, वो हमारे हमेशा से मित्र रहे। तो हमेशा ये परिस्थिति बनी कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई मतभेद हुआ तो 99% मुस्लिम देश हमारे साथ खड़े हुए। अब देखिए, मुस्लिम देशों की मजबूरी को न समझने के कारण जो इतनी बड़ी मूर्खता हुई कि इस बार मुस्लिम देश भी हमारे साथ नहीं खड़े हुए। कारण यह कि हमारे देश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल कंपल्शंस, भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल कंपल्शन है हिंदू मुसलमान नैरेटिव। जितना ज्यादा हिंदू मुसलमान नैरेटिव बढ़ेगा उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। चुनाव आयोग और एडमिनिस्ट्रेशन अलग मुद्दे हो गए, पैसे अडानी जी के अलग मुद्दे हो गए, लेकिन ये नैरेटिव भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, यही नैरेटिव अरब कंट्रीज के शासकों को और लीडरशिप को परेशान करता है, क्योंकि वहां की लीडरशिप को भी अपनी जनता को भी जवाब देना है। अगर जनता ये पूछती है अरब कंट्रीज की कि भाई यहाँ पे 1 करोड़ हिंदू रहते हैं, हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, काम करते हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, उनके धर्म पे हम कोई आपत्ति नहीं करते, तो भारत और अपने देश के मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों करता है कि उनको अपमानित करता है, यहां तक कि कर्नल लेवल के अफसरों को भी अपमानित करता है। जबकि वो देश की सेना के लिए काम कर रहे हैं, तो देश की सेना का भी अपमान करता है, देश का भी सम्मान करता है और अपने अधिकारियों का भी सम्मान करता है, केवल इसलिए कि वो मुसलमान और उनको अपनी देश की जनता को जवाबदेही तो है और दबाव भी है। इसलिए वो शायद भारतवर्ष के साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा बेहतर है, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक सेकुलर राष्ट्र के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो लेट अस बी न्यूट्रल। अरब कंट्रीज न्यूट्रल हो गए, मुस्लिम राष्ट्र न्यूट्रल हो गए, जबकि मुस्लिम राष्ट्र हमारे 1 करोड़ लोग को एम्प्लॉय करता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, और वो जो रिपेट्रिएशन करते हैं, हमारे देश के अंदर पैसा भेजते हैं, उससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ये हुई मुस्लिम वर्ल्ड की बात कि हमारी विदेश नीति पे कैसे दीमक की तरह खा गए। अब आते हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका कभी हमारा दोस्त था नहीं, इज्जत करता था भारतवर्ष की, क्योंकि भारतवर्ष हमेशा रूस के साथ रहा और रूस ने हमेशा भारतवर्ष का साथ दिया। आपको बताइए 1971 कई बार बात हो चुकी है कि उन्होंने 7वां बेड़ा भेजने की बात की थी, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंस भारतवर्ष को इसलिए देने लगा था कि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हो गया था और चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ था, तो ये अमेरिका की मजबूरी थी कि वो भारतवर्ष के साथ खड़ा हो। अच्छा, भारतवर्ष ने क्या नीति अपनाई पिछले 11 साल की? पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति थी तटस्थता की। वी विल मेक फ्रेंड्स, वी विल हैव नो ग्रुप टू अलाई विद, लेकिन हम जो हमें हमारे लिए अनुकूल होगा हम उससे मित्रता अवसर के अनुसार करेंगे। अब यही विश्व की राजनीति है, अमेरिका भी यही करता है, रूस भी यही करता है, चीन भी यही करता है। लेकिन जब से जयशंकर साहब आए, उन्होंने नीति बना दी कि हम हर गुट में घुसेंगे, हर गुट से करेंगे, और उससे क्या हुआ कि आपकी गुट निरपेक्षता की नीति हर गुट के अपेक्षता वाली बन गई। आप अमेरिका वाली लॉबी में घुस गए, आप चीन वाली लॉबी में घुस गए, आप रूस वाली लॉबी में घुस गए, और 3 नावों में पैर रख के अगर आप चलेंगे तो आप डूबेंगे। ये बात पक्की है, जो इस बार शुरू हो गई ऑपरेशन सिंदूर। और फिर उसके बाद जो जयशंकर साहब ने राय दी मोदी जी को कि ट्रंप सरकार बनवाइए, और जीत गए बाइडेन। फिर जब वो गए मिलने, बाइडेन से मिले, ट्रंप से नहीं मिले, ट्रंप जीत गए। पहले बाइडेन ने बदला लिया, अब ट्रंप बदला ले रहे हैं। अभी खबर मिली है कि ट्रंप ने जो अपना गुट बनाया है, अपनी जो एक कमेटी बनाई है, उसमें 2 पाकिस्तानी नॉन टेररिस्ट को स्थान दिया और एक लश्कर-ए-तैयबा का भी एक सदस्य है। तो अमेरिका क्या करना चाह रहा है?
क्या वो समझ रहा है कि भारत की जो अट्रैक्टिवनेस थी, यहाँ पे जो कंजम्पशन इकोनॉमी थी, उस कंजम्पशन इकोनॉमी की वजह से उसकी अमेरिकन कंपनी यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के फायदा करके अमेरिका का फायदा कर सकती थी, उसमें यहाँ पे टैरिफ बढ़ा के भारतवर्ष ने एक्सपोर्ट को क्योंकि एक्सपेंसिव बना दिया, इसलिए उन्होंने टॉम कुक से कहा कि आप भारतवर्ष में इंडस्ट्री लगाइए और पूरे विश्व के पूंजीपतियों को मैसेज दे दिया कि भारतवर्ष के अंदर निवेश मत कीजिए, क्योंकि अब इंडिया कंजम्पशन नहीं करता है बल्कि इंडिया अपने इंडस्ट्री लगवा के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है और उसका फायदा उठाए। आपको पता ही है कि अमेरिका से हमारा ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव है, अमेरिका से हम कम मंगाते हैं और ज्यादा भेजते हैं, बल्कि चीन से हम ज्यादा मंगाते हैं और कम भेजते हैं। तो अमेरिका इसलिए विमुख हो गया, हमने अट्रैक्टिवनेस अपनी खो दी। चीन से आयात हमारा बढ़ता जा रहा है, अडानी जी के बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन चीन के साथ है। चीन व्यापारिक नीति में तो भारतवर्ष पे अपना माल थोप कर अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे के हमको केवल ट्रेडिंग इकोनॉमी बनाना चाहता है और कंजम्पशन इकोनॉमी का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन जब मुश्किल का समय आता है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है और अरुणाचल में हमारे लिए परेशानी क्रिएट करता है। अब चाहे उसको झूला झूला लें आप, चाहे जितना उसके सामने झुक जाएं या चाय पिलाएं, वो आपका मित्र इसलिए नहीं बन सकता कि उसका जो इंटरेस्ट है वो इस क्षेत्र के अंदर अपना आधिपत्य जमाना है, तो उसकी मजबूरी है कि भारतवर्ष को उसे नेग्लेक्ट करना है, अवॉइड करना है और बढ़ने नहीं देना है, इसलिए वो पाकिस्तान का साथ देता है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा आपका अच्छा मित्र था वो रूस था। आपको बताएं 1971 में जब हमने पाकिस्तान को तोड़ा, इंदिरा जी ने तोड़ा, उसके पहले उन्होंने रूस से एक संधि की थी और वो ऐसी संधि थी कि अगर कोई आपके देश में या हमारे देश में आक्रमण करेगा तो हम ये मानेंगे कि हमारे देश पे आक्रमण हुआ है, एक दूसरे का साथ देंगे। ये 6 महीने पहले हुआ था जब पाकिस्तान के अंदर हमने उसको तोड़ा था और यही कारण था जब 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजा था बंगाल की खाड़ी में, तो रूस ने भी अपने बेड़ों को बढ़ने का आदेश दे दिया था और अमेरिका ने इसीलिए विड्रॉ कर लिया था। अगर रूस ने उस समय हमारा साथ ना दिया होता तो शायद बांग्लादेश ना बनता, लेकिन उस रूस का साथ आपने नहीं दिया, आप अमेरिकन लॉबी में चले गए, आपने रूस को अवॉइड करना शुरू कर दिया। जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, पहले तो आपने क्या, भारतवर्ष ने क्या, उसमें कुछ सरकारी कंपनियों ने, रिलायंस ने सस्ता तेल खरीदा, यहां पे अपने कस्टमर को फायदा नहीं दिया और रिलायंस ने खूब सारा पैसा कमा लिया। तो फायदा तो रूस का उठाया और रूस की इकोनॉमी को भी खैर उससे फायदा हुआ, लेकिन अब अमेरिका ने कह दिया कि रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे और आप मान गए, तो रूस ने भी आपका साथ छोड़ दिया, वो भी हाथ झाड़ के खड़ा हो गया। तो आज के तारीख में देश को मित्र विहीन करने में और सबसे युद्ध से ज्यादा बेहतर चीज होती है विदेश नीति, क्योंकि जब 26/11 हुआ, लोग पूछते हैं 26/11 के बाद आक्रमण क्यों नहीं हुआ। आक्रमण इसलिए नहीं हुआ कि डोजियर ले लेके हमारे देश के प्रतिनिधिमंडल हर देश में गए और उन्होंने प्रूफ दिखाया, उन्होंने बताया कि कसाब पाकिस्तानी था जो पकड़ा गया और हमने पाकिस्तानियों को मारा, इसका माने पाकिस्तान इज ए टेरर स्टेट, हमको सिंपैथी मिली और पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा था। इस बार हमने वो न करके और डोजियर का खेल न करने पे और युद्ध पे आमादा होके आपने टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया। लेकिन अब जयशंकर साहब कह रहे हैं कि जो अटैक किया था हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था केवल कैंप पे करेंगे, उन्होंने सारे टेररिस्ट हटा लिए और वो निरीह लोग जो टेररिस्ट कैंप पे आसपास रहते थे, जो टेररिस्ट नहीं थे, मारे गए, भवन टूट गए, लेकिन टेररिस्ट निकल गए। तो एक मित्रविहीन राष्ट्र इस प्रकार की जब ग्रेट पावर्स के बीच में हम इक्विवेलेंट की तरह काम करते हैं, वो किस प्रकार से सरवाइव करेगा, ये एक सोचने का विषय है। तो मैं तो माननीय मोदी जी से निवेदन करता हूं और उन मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि रिजाइन कर दें और रिजाइन करने के बाद देश की विदेश नीति को मजबूत बनाएं और भारत की जो हमारा इतिहास है और हमारी जो एक रेपुटेशन है पूरे विश्व के अंदर, उसको कायम करें। हम ऐसे देश नहीं हैं जो युद्ध छेड़ते हैं और 3 दिन के अंदर बंद कर देते हैं और युद्ध करने से पहले दुश्मन को बता देते हैं कि अपने आतंकवादियों को हटा लो जिससे वो बच जाएं। हमें केवल भवन तोड़ने हैं और भवन तोड़ करके अपने देश के अंदर राजनीति पक्की करनी है और हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को जगाकर हमें देश को अंदर से कमजोर करना है। ऐसे लोग करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका विरोध होना चाहिए और मैं भी उसका विरोध करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।